थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की स्पीच पर वोट ऑफ थैंक्स की डिबेट में खड़ा हुआ हूं। 3 दिन से यह डिबेट चल रही है और हर प्रकार की डिस्कशन हमारे सामने आई। मैक्सिमम ऑनरेबल मेंबर्स ने अपनी भावनाएं यहां पे प्रकट की। एक ऐसा पवित्र वेस्ट हाउस है जहां पे जम्मू कश्मीर की आवाम की भावनाओं को प्रकट किया जा सकता है। ये ठीक है, विचार अलग अलग है, विचारों की लड़ाई है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज पे हमें आपस में इत्तेफाक भी है, विशेषकर डेवलपमेंट को लेके, जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेके। मैं अगर एक शेर से ऑनरेबल एलजी साहब के इस स्पीच को देखूं तो मैं कहना चाहूंगा, हमारी नजर ने तुम्हें है हुस्न बख्शा, हमारी नजर ने तुम्हें है हुस्न बख्शा, ये हमने दिया है तुम्हारा नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है, मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने इन 5, 7, 10 सालों में जो तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल खड़े किए, मैं कोई बहुत पीछे कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन जब भी हम आज कहीं सड़कों पे चलते हैं तो एक विजिबल चेंज हमें दिखती है जिसे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। आज हम हाईवेज देख रहे हैं, आज हम रिंग रोड्स देख रहे हैं, आज हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगर मैं 2-4 सालों की बात करूं, लगभग 2-2.5 हजार रोड बने हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं थोड़ी सी जानकारी इस हाउस में रखना चाहूंगा। अभी 13 जनवरी को सोनमर्ग टनल का उद्घाटन हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। सोनमर्ग टनल, जो मुझे लगता है कि एक खित्ते को कनेक्ट करता है, कितने लोगों की अपेक्षाएं उस टनल से जुड़ी थी और कितनी स्पीड से उसको बनाया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट की और यहाँ के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की। जम्मू और श्रीनगर में 2 रिंग रोड बन रहे हैं, इसकी बुनियाद किसी और ने नहीं डाली, इसी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने डाली और आज ये कंप्लीशन पे है। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, उनका विजन है। आज हम देखें, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे हमने सुना था, मथुरा एक्सप्रेसवे हमने सुना था, मुंबई एक्सप्रेसवे हमने सुना था, लेकिन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जिसको आज हम खुद देख रहे हैं, छोटी बात नहीं है। बनिहाल बारामूला रेल लाइन तो संगलदान तक तो पहुंच गई, बहुत जल्दी आप हम जम्मू तक इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये एक सपना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, इन दोनों कितों को जुड़ाने का, रेल लाइन से पूरे मुल्क के साथ जुड़ाने का, और इस स्वप्न को आज पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। आजादी के बाद गुरेज वैली और मच्छर में, गुरेज जैसा पता नहीं कहां गए, ग्रिड से इनको बिजली नहीं थी। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की देन है, मच्छर जैसे दूर दराज क्षेत्र में और गुरेज वैली में आज ग्रिड के द्वारा बिजली पहुंची है। ये इसी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ सर। 2019 तक जो जम्मू कश्मीर सिर्फ 5 मेगावाट सोलर ऊर्जा, सोलर एनर्जी पैदा करता था, आज इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर नरेंद्र मोदी जी की देन से 55 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज हमारे पास 2 एम्स हैं, एक जम्मू में एक कश्मीर में है, नरेंद्र मोदी जी की देन। आज हमारे पास आईआईटी है, आईआईटी हम सुनते थे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आज यहाँ पे आपके पास आईआईटी, ये कहां से आया? हवा से तो नहीं आया। आईआईएम हमारे पास, ये कहां से आया? हमारे पास डॉक्टर्स की कमी थी, हम एमबीबीएस सीट्स को नहीं बढ़ा पाते थे, और इस दौरान जो ये टेन्योर रहा नरेंद्र मोदी जी और एलजी साहब का प्रशासन का, 800 सीट्स हमने एमबीबीएस की बढ़ाई, 151 पीजी की सीट्स नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहां पे दी गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 15 लाख हम दिल पे हाथ रखें। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम रहते हैं, क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ऐसा व्यक्ति रह गया है जिसका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड नहीं बना है? 5 लाख रुपया आज आपको सेहत के लिए नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया जाता है। अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर है तो 15 लाख की जगह आपके घर में 25 लाख आ रहा है, और जिस घर में 8 मेंबर है वहां पे 40 लाख आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, इस एलजी प्रशासन की देन है। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम इंदिरा आवास योजना के तहत घर देते थे, एक पंचायत में 2-3 घर आते थे, आज लाखों घर, और जिस व्यक्ति के पास जमीन नहीं उसके लिए भी 5 मरला जमीन फराहम की। कोई छोटी बात है? बहुत बड़ा रिफॉर्म है। जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी देन नरेंद्र मोदी जी की देन है। आपको मैं एक बहुत बड़ी बात, जिस पंचायत राज के लिए जम्मू कश्मीर की आम जनता तरसती थी, वेट कर रही थी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2017 के लाल किले के भाषण में कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायत सिस्टम एस्टैब्लिश करूंगा। अभी जो ये ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है कि इनको डीडीसी मेंबर वहां से चुना गया, वरना ये वही गांव नहीं होते। ये 3 टियर सिस्टम भी एस्टैब्लिश करने की देन नरेंद्र मोदी जी की है। मोदी जी के नेतृत्व में आज वेस्ट पॉक रेफ्यूजीज को, पीओजे को, वाल्मीकि को, गुजर बकरवाल को दर्जा मिला है, रिजर्वेशन मिली है। मुझे बताइए, पहली बार ये असेंबली गुजर बकरवाल समुदाय के 9 एमएलए यहां पे देख रही है। ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं कहना चाहूंगा, मैं ऐसे
मैं ऐसे कई अचीवमेंट्स यहाँ पे गिना सकता हूँ जो नरेंद्र मोदी जी की देन है। अगर आज आप देखें, एजाज खान साहब, अभी सीएम साहब ने बोला, अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगे हम भी इंटरप्ट करना जानते हैं, ऐसा नहीं समझे। इतना अच्छा ये हाउस चल रहा है, एक व्यक्ति तो ये है ही, इसको करार दे दो। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप तो रूलिंग में हो, आप ऐसा नहीं करो। ऐसी कई मैं अचीवमेंट्स गिना सकता हूं। और सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर में एक ट्रांसपेरेंसी आई है। जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आए। हमने जम्मू कश्मीर की सरकार में भी देखा है, यहाँ पे नौकरियां बेची जाती थी, यहाँ पे जंगल बेचे जाते थे, यहाँ पे ठेके बेचे जाते थे, जिसको मर्जी जो नौकरी दे दो, सीक्रेट डब्बी के पन्ने पे नौकरी लिख के दे देते थे। आज रिफॉर्म्स आए हैं, आज नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी, आज आपको कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एस्टैब्लिश हुए हैं। आज आपको एक छोटा सा काम भी करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको लेना पड़ता है। ये सारे रिफॉर्म्स तब हुए जब यहाँ पे यूटी बनी, जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का विजन एस्टैब्लिश हुआ। मेरे बहुत सारे साथियों ने यहाँ पे 370 को लेकर बहुत बातें की, बहुत वरिष्ठ लोग भी हैं, मैं आदर भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी है, मुझसे ज्यादा उनको नॉलेज है, अनुभव है। लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, भारत एक सेकुलर स्टेट है, एक सेकुलर कंट्री है। मुझे बताइए, एक सेकुलर टेरिटरी में एक और स्टेट का निर्माण कैसे हो सकता है, और जिस स्टेट का आइडिया टू नेशन थ्योरी की एक्सटेंशन हो। अजीब तमाशा है, पूरी 562 रियासतों का विलय हुआ, कहीं पे भी इस प्रकार की आपको कंसेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए हम भारत के संविधान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब पूरे देश में संविधान इंप्लीमेंट हुआ, एक्सेप्ट किया, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं करेंगे? ये जन्म देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना जो होती है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि स्टेट विद इन स्टेट नहीं होती है, और इसको हमने स्पेशल स्टेटस माना। क्या था स्पेशल स्टेटस? स्पेशल स्टेटस आप मांगे, आप पैकेज कोई मांगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर कोई मांगे, आप एम्प्लॉयमेंट कोई मांगे, नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन अलग चाहिए। क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग? भाई, ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी के तहत भारत का डिवीजन किया, 2 हिस्से किए, पाकिस्तान ऑलरेडी बन गया है, लेकिन भारत एक सेकुलर स्टेट है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंसान पर लागू होता है जो इस भारत में रहता है। लेकिन चूंकि मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूं, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अलग चाहिए, मुझे झंडा अलग चाहिए, मुझे प्रधान अलग चाहिए। किस लिए? ऑलरेडी भारत का विभाजन हुआ है। तो मुझे लगता है 370 जो कांग्रेस की देन थी, जो कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिसी थी, इसको खत्म होते होते बेशक 70 साल लगे, लेकिन नाउ इट इज क्लोज्ड चैप्टर, इट इज नाउ हिस्ट्री। ये दोबारा कभी आएगा। मैं कहता हूं कोई भी पार्टी आए, अब भारत के संविधान के मूल भावना को वो ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, अहित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा। ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था। जब तक आपने भारत के संविधान को पूर्णतः लागू नहीं किया, तब तक एक टेम्परेरी प्रोविजन था। बहुत यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो ज्यादा समझते हैं। बड़ी कोशिश हुई, पार्लियामेंट में भी कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी कोशिश हुई, पार्लियामेंट ने भी इसे सेटल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच ने भी इसे सेटल कर दिया। अब मुझे बताइए, हमारा कौन सा इख्तियार नया है इस असेंबली में, जिसमें हमें लोगों के इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए था, यहाँ की समस्याओं को डिस्कस करना चाहिए था? हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस असेंबली का दायरे इख्तियार हमें समझना चाहिए। हम पार्लियामेंट को यहाँ से आंखें नहीं दिखाते हैं। पार्लियामेंट का इख्तियार है, वो स्टेट को 2 स्टेट्स बना सकते हैं, 2 स्टेट्स की एक स्टेट बना सकते हैं। यदि हमें इतना ही जोश है, हम जाएं पार्लियामेंट में, अक्सरियत जमा करें, वहां पे डिस्कस करें। नहीं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्यों? क्योंकि वो जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी, उसको जिंदा रखना चाहते हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जनता ने इसको रिजेक्ट किया है, ये दोबारा यहाँ पे होगी नहीं। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, महाराजा जिन्होंने स्टेट को अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उस महाराजा का अपमान लगातार हुआ और आज तक होता रहा है। मुझे इस हाउस के बैठे बहुत बड़े बड़े लीडर्स पे भी बड़ा मतलब आश्चर्य होता है कि राइट फ्रॉम 1927 से लेके 31 से लेके 47 से लेके 1949 से लेके महाराजा का अपमान होता रहा। कब तक करोगे? आज जिस स्टेट में आप हो, ये महाराजा की देन है, और यहां से आप अपमान करते जाओगे। मैं कहना चाहूंगा 1931 में यंग मुस्लिम एसोसिएशन का सहारा लेकर लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काया, अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई, महाराजा के कैरेक्टर एसेसिनेशन करने की कोशिश की गई। इस प्रकार की तब की अफवाहें फैलाने जाने लगी, और ये सारा ब्रिटिश ऑफिशियल्स के इशारे पे होता रहा। इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक बात आती है, यहाँ मैंने कल कहा मार्टियर्स डे पर आप लोगों ने बहुत शोर हल्ला किया। मैंने उन लोगों की बात की जिन लोगों ने महाराजगंज में कश्मीरी पंडितों की दुकानें जलाई, जिन लोगों ने सपा कदल में, नवा कदल में, विचार मंच में वहां पे कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा प्रेमनाथ बजाज, जो स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला साहब के बड़े नजदीकी थे, उनकी बुक में लिखा गया है। आप उसको भी छोड़िए, बरजोर दलाल की रिपोर्ट लाइए सामने, वो तो हमने तैयार नहीं किया था, वो क्या कहते हैं, और टेस्टिमोनी जिनकी हुई है तब, जिनका बिस्को स्कूल है, उनकी टेस्टिमोनी है, उनके रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड है वहां पे, तो वो क्या कहते हैं। फिर भी हम इस कहानी को, इस हिस्ट्री को झुठलाएंगे, ये कम से कम इस डोगरा स्टेट के लोग कबूल नहीं करेंगे। जहां तक बात आती है, नहीं अभी तो मैं उठाऊं, टाइम आप एक्सटेंड कर रहे हैं ना, करिए थोड़ा सा करिए, मेरे लिए भी करिए। हमने 2 बार एक्सटेंड किया शेरों साहब की स्पीच, 2 बार, और अभी कुछ लोग यहाँ पे पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करते हैं, बड़े सीनियर लोग, मुझे नहीं समझ आता उन्हें मिलता क्या है। क्या ये डोमेन है इस असेंबली का? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एग्जिस्ट नहीं करती है हिंदुस्तान में? हम उनसे ज्यादा तेज हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा कोई अथॉरिटी बैठी हुई है? हर वक्त सुबह उठे पाकिस्तान से बातचीत करो। भाई उनको पता है कब पाकिस्तान से बातचीत करनी है, और वक्त आने पे बार बार की भी है।
खुद पिछली बार पिछले सेशन में ऑनरेबल सीएम साहब ने वहां पे माना था, क्योंकि ये भी तब पार्टनर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के, और खुशकिस्मती ये थी कि एक्सटर्नल अफेयर्स में शायद एमओएस भी थे, कम क्वेश्चन हुई क्या, अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद गए, लेकिन मुझे उस दिन जवाब नहीं दे पाया। मैं आज ऑनरेबल सीएम साहब को विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहता हूं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहे थे तब की बीजेपी और अब की बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी विचार से चलती है, ये व्यक्ति से नहीं चलती है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का लक्ष्य था वही नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पिता की भूमिका में थे और ये पुत्र की भूमिका में है। इसलिए ऑनरेबल सीएम साहब, हमें उस वक्त भी वही निशाना था जो नरेंद्र मोदी जी का था, और आज से 3 पीढ़ियों बाद भी वही निशाना होगा। हमने इस देश को, हमने इस राष्ट्र को सर्वप्रथम माना है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी माना और मोदी जी ने माना। लेकिन शायद सीएम साहब इसलिए जस्टिफाई कर रहे थे, कश्मीर में होड़ लगी हुई है, पीडीपी का कोई भी कार्यकर्ता खड़ा होकर ये एनसी वाला बीजेपी के साथ मिला है, एनसी वाला बाजू फोल्ड करके ये पीडीपी वाला बीजेपी से मिला है, सजाद साहब बीजेपी से मिला। आज पूरे कश्मीर की पॉलिटिक्स बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये लाजमी है सीएम साहब को तो धोना था। नहीं, तब की बीजेपी जब मैं था वो अलग थी, आज की बीजेपी अलग है। नहीं, बीजेपी वही है, बीजेपी एक विचार से चलती है, विचार से बनी हुई एक पार्टी है। चलिए आजमा लीजिए, आजमा लीजिए। आपका केजरीवाल तो झाड़ू लेकर चला गया, आप भी नहीं दिखोगे, केजरीवाल तो चला गया। मैं कहना चाहता हूं, मैं 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। आप सर यहाँ पे पीएसए की बात आई, हमारी बहन ऑनरेबल मेंबर शमीमा जी पीएसए लगा रहे, कौन लगा रहे हैं, किसने लगाया? 1978 में किसने पीएसए लाया था? आप जरा सईद अली शाह गिलानी जो इस हाउस के मेंबर हैं उसकी बुक पढ़ें, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। उसकी ऑटोबायोग्राफी जो गुल्लर किनारे उन्होंने लिखी है, उन्होंने कहा कि नहीं, शेख साहब ने उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, उन्होंने उस बुक में बैठे रहा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि जेल जाने से पहले या जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने यहाँ के लोगों को पूरा भड़काया, तैयार किया, तैयार करने के बाद पूरा इंटरनेशनल एक माहौल बनाया। लेकिन जो ही बाद में कंप्रोमाइज हुआ, जो ही बाद में एग्रीमेंट हुआ, तो शेख साहब ने उन्हीं पे पीएसए लगाया। सईद अली शाह गिलानी पे पीएसए लगाया, बीजेपी ने लगाया, मोदी जी ने लगाया, नरेंद्र मोदी ने लगाया। नहीं, अगर आज हम पीएसए लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं कि कोई सिविलियन किलिंग ना हो। आप अपना रिकॉर्ड निकालें, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना, जब वो दो हुकूमत में रहे, रिकॉर्ड निकालें, हम भी खड़े होते हैं पब्लिक के सामने। आपने कितनी सिविलियन किलिंग कराई और आज हमारे दौर में कितनी सिविलियन किलिंग हुई, और जो 1-2 हुई उसके लिए हमारे नेतृत्व ने माफी मांगी। किसी कीमत पर भी सिविलियन नहीं किलिंग होने नहीं देंगे। कश्मीर के एक शरीफ आम इंसान को हम कोई हताहत नहीं होने देंगे। ये हमारी करंट है नरेंद्र मोदी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मैं एक बात इस पूरे हाउस को कहना चाहता हूं। साथियों, जितने भी यहाँ पे पीएसए की बात करने वाले हो, आप केवल उन 200-400 लोग जो पीएसए में हैं उनकी बात करते हैं। हम तो 70 लाख पॉपुलेशन की बात करते हैं। जो 400-500 लोग प्रॉब्लम करते हैं, उन 70 लाख लोगों को आम सामान्य जीवन जीने के लिए रोज पत्थरबाजी से, गोली से, हड़ताल से, कैलेंडर से, अलगाववाद से, अगर आप उन 300-400 लोगों को ठिकाने नहीं लगाओगे तो 70 लाख कश्मीर के लोगों को आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार थी, महबूबा मुफ्ती साहिबा, अरे बैठ नीचे, अपने भाई को देखो। मैं बताना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार थी, जब 2016 की किलिंग शुरू हुई, हम उनकी सरकार के पास थे। हमने जाके उन्हें बताया कि अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर को बचाना है तो आपको इस वक्त फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। आपने इस वक्त 100 से 150 लोगों को जेल डालना होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं डाल सकती, मुझे हुर्रियत नाराज हो जाएगी, मुझे जमात इस्लामी नाराज हो जाएगी। और नतीजा ये रहा, 125 किलिंग्स हुई। 125 किलिंग्स के लिए 125 किलिंग्स महबूबा मुफ्ती साहिबा को मंजूर थी, लेकिन 150 लोगों पर ऐसे सबकी सरकार चली 2010 में। अगर इन्होंने भी ऐसे मिसक्रेंट्स को, ऐसे अनासीर को अगर जेल में डाला होता तो कम से कम 110 लोगों की किलिंग नहीं हुई होगी। थैंक यू आप तशरीफ रखिए शर्मा जी, आप तशरीफ रखिए। हो गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने महाराजा के विरुद्ध डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका हमें पूरा अफसोस है। और हम इस हाउस में ऐसे शब्द की निंदा करते हैं जिस महाराजा के लिए मुझे पता आपको इन्होंने भेजा। आप कंट्रोल बस कंट्रोल करिए आप शर्मा जी। यहाँ पे कहा गया एक लास्ट सवाल, मीर सैफुल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, कुर्बानियां सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने दी है। मीर सैफुल्लाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, 1953 से लेके जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में तिरंगे को नहीं लगाने दिया, तब प्रजा परिषद के लोग तिरंगा लेके निकले और आपकी फोर्स ने उन पर गोलियां चलाई, 18 लोगों को शहीद किया। और आज आप कहते हैं कि हमारे वर्कर नहीं। हम तो यहाँ पे शगुन परिहार जी, जो हमारी विधायिका है, इनके घर में देखे, इनके पिताजी, इनके चाचा जी का कत्ल हुआ, शहीद किया गया। मैं गिनाऊंगा यहाँ पे सतीश भंडारी को शहीद किया गया, संतोष ठाकुर को शहीद किया गया, रुचक कुमार को शहीद किया गया, अनेकों ऐसे गिना सकता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात, कश्मीर की पहली शहादत टीकालाल टप्पू की है, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार लेके कश्मीर में था, इसलिए मारा गया, इसलिए उसको शहीद किया गया, इस पे गोलियां उन पे चलाई, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का विचार लेके वहां पे खड़े थे। बस आप प्लीज कंटिन्यू नाउ, प्लीज कंटिन्यू टू मच नाउ। टूज क्या महाराजा के प्रति आपको अपॉलॉजी लेनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि पूरा डोगरा समाज, पूरा जम्मू का समाज इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बस आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ। अब चले स्पीकर साहब, दो बातें मैं कहना चाहूंगा। वैसे भी आपको हमारी पार्टी से रेप है, इसमें आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यहाँ इस तरफ देखेंगे नहीं। मुझसे वैसे ही कोई पर्सनल आपको दुश्मनी है जो आपको टाइम की मुझे किल्लत दिख रही है। अब लास्ट में मैं एक शेर कहूंगा, हमारे शहर में कुछ लोग अब भी बाकी हैं, हमारे शहर में अब भी कुछ लोग बाकी है, नवाबी लुट गई लेकिन नफासत कम नहीं। बहुत चलिए, थैंक यू। पावन गुप्ता जी। Honorable Speaker, sir, I have risen to debate on the motion of thanks
on the LG's address. सर इसमें काफ़ी चीज़ें लोगों ने बोली कि तशद्दुद की। मेरे दोस्त मेरे पास आए थे, इन्होंने मुझे बताया कि आप भी अपनी दास्तान बताइए जो 52-53 में हुई है। मेरे बाप के ऊपर में शूटर साइड का ऑर्डर था, वो 6 महीने अंडरग्राउंड रहकर वो घूमते रहे और 3 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 82 केजी से 32 केजी वेट रिड्यूस हुआ। ये आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, वो आपके साथ काम किया है 2 टाइम। हम पुरानी बातों को ना दोहराएं, जब हम जितने उधेड़ेंगे उतना इसमें से जो है वो इसे मवाद निकलेगा। इसलिए क्योंकि बड़ा सारा इन्होंने जब हम खरीदने की कोशिश की है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ सर। मैं क्योंकि काफी मैटर जो है लोगों ने बोल दिया है, मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि दिस governor's address, I regret to state that this has not stated anything regarding daily wages of various departments, especially PHE, PDD, and so many other departments. Sir, what about the midday meal cooks or chief secretary is here? I am drawing a salary of 1,60,000, including all allowances. A chief secretary drawing a salary of 3 lakh rupees. और हम 900 रुपए के अंदर में उसे हम कम ले रहे हैं। Is it not human? ये inhuman नहीं है? क्या हम minimum wages को violate नहीं कर रहे हैं? We have become the biggest violator of the minimum wages in this country. Minimum wages act came in 1937. Payment of wages came in 1947. That was while the India was under the British rule. आज हम 75 साल की आजादी के बाद में भी मिनिमम वेजेस को वायलेट कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, हम ड्यूटी है, ड्यूटी के अंदर में दिल्ली का जो मिनिमम वेजेस का रेट है वो 500 समथिंग है और हमारे को 300 रुपया दिया जा रहा है वेजेस का। मैं एरिया सी की बात कर रहा हूं, अगर मैं एरिया बी पे और ए पे जाऊंगा वो आपका 700 रुपए तक पहुंचेगा। दैट इज फॉर द अनस्किल्ड लेबर। जो आपके टैप खोलने वाला है, लाइनमैन है, ही कम्स अंडर सेमी स्किल्ड लेबर। क्या आपने उनके लिए कुछ किया? इसके अंदर में देयर इज नो मेंशन। सर इसमें फॉरेस्ट के डेली वेजेस हैं, कैंपा पे लगे थे, पहले पे मिलती थी 28-30 दिन की। अभी फॉरेस्ट वाले मिनिस्टर बैठे हैं इधर, शायद इनके संज्ञान में मैं लाया था एक बार, इनको आप पे कर दी गई है 21 दिन की, मगर इनको हम 6700 रुपया या 5200 रुपया वही पे महीने का दे रहे हैं। इसलिए इसकी और आप देखिए एनवाईसी वर्कर्स डिजिग्नेशन क्या है, पीए टू डीसी, तनख्वाह क्या है 2500 रुपया। क्या हम इस सदन में बैठकर इक्वल वेजेस एंड इक्वल पे, उसका तो सत्यानाश हमने किया और हमने मिनिमम वेजेस को भी कहीं नहीं छोड़ा। हमको जितने लोग बैठे हैं वी शुड फील शेम कि हम कितना उनका शोषण कर रहे हैं, कितनी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है उनकी। सर इसके अलावा आपकी पूरे डिपार्टमेंट्स में मार्च 2015 को एक ऑर्डर निकला था कि डेली वेजेस कोई आदमी नहीं लगा सकता। हर साल हर डिवीजन से 150-100 आदमी रिटायर हो गया। आज डिवीजन खाली पड़े हैं। सर नौकरी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। आप जल्दी मिशन कहां आपका कामयाब होगा? 20 किलोमीटर में एक आदमी पानी खोलने जा सकता है? नहीं जा सकता। सर इट इज देयर इज एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ मैन पावर इन ऑल दीस डिपार्टमेंट्स। इस एक्सट्रीम मैन पावर की जो पॉवर्टी है, हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम? सर यू कैन एड्रेस दिस। पहले तो आपके पास लैंड होल्डर्स केस आए हैं 2016 से लेकर 18 तक, उनको आपने क्यों डिसाइड किया? उनको सर डिसाइड कराइए, ये मैं कहना चाहता हूं। सर इसमें आपके पास में वैकेंसीज है, पोस्ट है, टीचर की पोस्ट है, 1250 पोस्ट मेरे डिस्ट्रिक्ट में खाली है, 1250 टीचर्स की पोस्ट, और हम करते हैं रजिस्ट्रेशन। एक टीचर को एक जगह उठा के दूसरी जगह से बोलता है दिस इज अ वे वी आर एक्टिंग। 2016 के बाद में कोई इंप्लॉयमेंट नहीं हुई टीचर्स की। यही हाल हर डिपार्टमेंट का है। सर बाकी मैं ये कहूंगा कि इसमें ये जो जेजेएम के टेंडर हुए, मैं नहीं चाहता कि हॉस्पिटल क्या कर सकती है। वी आर ऑल नॉट टेक्निकल पीपल, वी कांट डू एनीथिंग, बट whosoever engineers were there at the helm of yours, why did they choose the inferior specifications of pipes? सर एक जीआई पाइप जो आप लगा रहे हैं लाइट ग्रेड की, उसकी लाइफ है 10 to 15 years। एक मीडियम ग्रेड की लगाते हैं उसकी है 15 to 25 years, और हैवी ग्रेड की है 25 से 40 साल। और अगर आप डीआई पाइप लगाते हैं टेक्टाइल की, उसकी लाइफ है 120 साल। मैं समझ नहीं आया मेरे को आज तक कि ये लाइट ग्रेड की पाइप लगाते हैं, शहरों में पाइप लगा रहे हैं, एक पाइप लगाने के लिए जितना खर्चा आता है उसको गली को उखाड़ के उसको ठीक करने में, और लोग गंदा पाइप पीते हैं। सर ऐसा है, अगर आपने हर एक को ठेक दिया, यू डोंट अलाउ मी टू स्पीक। नहीं सर ऐसा है सर, ओनली 5 स्पीकर्स फ्रॉम द बीजेपी हैव स्पोकन एंड देन सर यू डोंट अलाउ मी टू स्पीक। नहीं सर आप मेरी बात सुनो, गुजारिश सुनो पहले। सर मैं कहता हूँ जो मैं देख रहा हूँ, मैं गिन नहीं रहा हूँ कितना नहीं बोला, मैं टाइम देख रहा हूँ कि पार्टी ने कितना लिया। आप सुनो मेरी बात, कोई बात है आप 1 मिनट में कंक्लूड करें, मैं 1 मिनट आपको हो जाता हूँ। सर आपके लीडर भी बोलना चाहते हैं। नहीं सर लीडर को टाइम दीजिए, लीडर इनवाइट को टाइम। सर इन्होंने 370 में बात किया कि 370 टूटा, किसने तोड़वाया? वो कौन लोग थे जिन्होंने तोड़वाया? ये क्यों आपके स्टॉक में आया? आपने इसको सेंस ऑफ एलिनेशन फॉस्टर किया, आपने लोगों के अंदर में अलगाववाद की भावना पैदा की। आपने एक मिनट आई नॉट स्पोकन, आई हैव नॉट इंटरप्टेड, लेट मी से व्हाटएवर यू वांट। आपने ये पूरे हिंदुस्तान को भूल गया था कि क्या ये एक एम्प्टी शेल था जिसको हम यूज कर रहे थे, एक एम्प्टी शेल था। ये तारिक अमीर साहब के वर्ड है लास्ट असेंबली में, पर आई में इसलिए आया कि हमने कंटिन्यूअसली वी स्टार्टेड डिमांडिंग ऑटोनॉमी, वी ट्रैवल्ड टू सेल्फ रूल, देन वी ट्रैवल्ड टू इंडिपेंडेंट स्टेट, देन वी स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ ए थियोक्रेटिक स्टेट। What was the solution? Solution was you go to your problem. This is the route. We say you are a separate state. You are a separate nation. You are not a state within a state. आपको अब इस इशू को लिए सुप्रीम कोर्ट में जितने लीगल ल्यूमरीज हैं, हमें कोई भी नोटिस पड़ा नहीं है। डॉक्टर आर के दम से लेकर कपिल सिब्बल से लेकर गोपाल राय शंकर से लेकर कौन सा ऐसा वकील था कि जो आपके लिए पेश नहीं हुआ? और सुप्रीम कोर्ट ने 3 इशू सेटल किए। एक बार मैंने सुना था हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था हमने मर्जर इंस्ट्रूमेंट साइन नहीं किया, वो ही सेटल हो गया। इन्होंने कहा था वी हैव गॉट ए वेस्टेज ऑफ सॉवरेनिटी, उन्होंने कहा देयर इज नो वेस्टेज ऑफ सॉवरेनिटी आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्होंने इसमें कहा था कि हमारे पास में
ये कुछ प्रोमिस थे, बट उन्होंने कहा ये सारे प्रोमिस जो थे ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट था, इसको हमने किया। सर 35 या एसी का ये वो डिस्क्रिमिनेटिंग नेचर था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसके अंदर में, उसके अंदर बाल के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी और वेस्ट पाकिस्तान की डिस्क्रिमिनेशन थी, उसके सामने गोरखा के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी। सर पहले आपको पता नहीं है, पहले सुनो नहीं सर ऐसा है कि तारिक अमीर साहब ने कहा उनका फैक्स खराब हो गया। तारिक अमीर साहब फैक्स तो किसी का भी खराब हो सकता है। आप क्या इकट्ठे होकर 56 एमएलए जा नहीं सकते थे? पर उस वक्त आपको ये आइडिया नहीं था कि आपको लगता था, एनसी को लगता था कि अगली बार पावर में मैं आ रहा हूं, पीडीपी को लगता था मैं आ रहा हूं और कांग्रेस को लगता मेरे बार सरकार बनेगी। आप लोग लड़े झगड़े और आपने मौका दिया। इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जिस वक्त पीडीपी ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में, लैंड एलिशन एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट लाई थी, सर मेरी बात तो सुन लीजिए, उन्होंने जो अमेंडमेंट लाई थी उसी वक्त ये लग रहा था कि 370 का दुरुपयोग हो रहा है। तो मेरे को उसी वक्त लगा था, मैंने आप पार्टी का सारा टाइम ले रहे हैं, फिर किसी को टाइम नहीं मिलेगा, ये कह रखिए फिर इनका टाइम ले रहे हैं। 15 मिनट ले लिए इसी हाउस में मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा था, those who oppose Article 370 they are traitors, and in this very house I said Shama Prasad Mukherjee was not a traitor, Pandit Premnath Dora was not a traitor, my father was not a traitor. There can be two views, two opinions. ये विचारधाराएं हो सकती हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारा सम्मान कीजिए। 70 साल लगे हमारे को अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने में, और ये माननीय सीएम साहब का बयान है कि अभी 70 साल तक हम इसके बारे में सोच नहीं सकते, इसलिए रिलैक्स हो जाइए, इन चीजों में जाइए। श्री शक्तिराज परिहार आपने ऑनरेबल एलजी साहब के एड्रेस पे मुझे बोलने का मौका दिया, और जितने भी यहाँ विधायक ऑनरेबल एमएलए चुन के आए हैं मैं सबको बधाई दूंगा और पूरी जम्मू कश्मीर के आवाम को बधाई दूंगा। जहां तक इस एड्रेस को हमने सुना, एलजी साहब के एड्रेस को सुना और पढ़ा, जो हमारे बाकी साथियों ने भी कहा, ये जो वर्ड यूज हुआ है माई गवर्नमेंट यूजली होता है, लेकिन जब उसके अंदर हम देखते हैं तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, मोदी गवर्नमेंट का ही जिक्र उसमें हुआ है, उन्हीं स्कीम्स के बारे में उसमें जिक्र हुआ है। और पिछले 7 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। ये 7 सालों के बाद ये असेंबली यहाँ लगी है, आज बजट का हमारा सत्र लगा है। इन 7 वर्षों में जो चेंज जम्मू कश्मीर में आई, जिस धारा 370 को लेकर बात हुई उसका एब्रोगेशन हुआ, 35 एक एब्रोगेशन हुआ। मैं यहाँ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके जो कोर आइडियोलॉजी जनसंघ प्रजा परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक थी कि इस देश में 2 संविधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, उसको खत्म किया, और ये सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। मेरा यह मानना है कि आर्टिकल 370 was the root cause of terrorism, nepotism and corruption in Jammu and Kashmir. आर्टिकल 370 की है कारण यहाँ आतंकवाद, अलगाववाद, यहाँ पे जो 1989 में यहाँ पे शुरू हुआ, और वो भी कारण जो 87 का जो अलायंस हुआ, 89 में जब निर्मम हत्याएं कश्मीरी पंडितों की वहां पे हुई, टीकालाल टपलू जैसे महान व्यक्ति की हत्या हुई और उनको पलायन करने पे मजबूर किया, और उसके बाद जो शुरुआत हुई इस एस डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ये एक सोची समझी साजिश पाकिस्तान द्वारा थी कि जो एक डिक्सन प्लान 1950 में डिक्सन प्लान जो बना था, जिसको इंडिया ने रिजेक्ट किया था उस प्रपोजल को, और चिनाब को बॉर्डर माना गया था। अब देखेंगे कश्मीर से शुरुआत होते हुए हमारे चिनाब बेल्ट में, हमारे एस डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और एक वहां पे शुरुआत हुई तब के वहां जो हमारे नेता थे, उसमें किश्तवाड़ में हमारे भंडारी साहब थे, रूचर जी थे, हमारे डोडा में ठाकुर संतोष जी, उनकी हत्याएं शुरू की, और उसके बाद वहां पे मैसेकर शुरू है बड़े लार्ज स्केल पे। मैं पूछना चाहूंगा कि ये कौन सी आजादी की लड़ाई थी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके वहां पे मास किलिंग्स की गई, और ये सोच के कि यहां से पलायन इनका भी शुरू होगा। बहुत सारे लोग उस वक्त शिफ्ट वहां से हुए। मैं जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा इस हाउस के माध्यम से, आज शगुन जी हमारे बीच में यहाँ पे, इनके पिता, इनके चाचा जी अनिल परिहार जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उस एरिया में थे, उनकी निर्मम हत्या हुई, और ये कोशिश थी कि यहां से पलायन हुआ। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि वाजपेयी जी, अडवाणी जी, जब जम्मू में आके यहाँ डोडा बचाओ आंदोलन यहाँ पे शुरू किया, और वीडीसी का गठन हुआ, विलेज डिफेंस कमेटीज का गठन हुआ, एसवाई डोडा डिस्ट्रिक्ट को आर्मी के हवाले किया, तब जाके लोग वहां पे सुरक्षित रहे, वहां बचाव हुआ, पलायन वहां से नहीं हुआ। बहुत सारे मैसेकर, मैं कहना चाहूंगा, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं जहां चापनाड़ी जैसी जगह, जहां 25 लोगों को वहां पे जो बराती थे, और जो दूल्हा था वो प्लास्टिक के जूते लगा के था। इतने गरीब लोगों को, वो बादशाला हो, वो हस्ती हो, उल्हाड़ के बड़े सारे ऐसे कांड हुए, और ये राष्ट्रवादी सोच को खत्म करने की एक साजिश इस जम्मू कश्मीर के अंदर थी। लेकिन वहां के लोगों ने संघर्ष किया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें पूरा सहयोग वहां पे किया। यहाँ पे ओबिचुरी रेफरेंसेस पे भी बात आई, और बड़े साथियों ने भी कहा, यहाँ अटल जी का जिक्र किया उन्होंने, लाहौर में गए, बस से गए, हमें क्या मिला? करगिल मिला, जहां 527 हमारे आर्मी के जवान ऑफिसर शहीद हुए। मोदी जी ने पूरा प्रयास किया, सारे प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान में गए, कोई नहीं, आतंकवाद बढ़ता गया यहाँ पे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में आई, जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मेजॉरिटी में आई, तो धारा 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म किया। और डिबेट उस पर हुई, कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, लोगों से पूछा नहीं गया। इसका मतलब 140 करोड़ लोगों ने जो मैंडेट दिया था वहां मोदी सरकार को, इस धारा 370 को 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में से पास किया गया। 23 पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे
अपनी मोहर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मोहर लगा के इसको सही ठहराया। आज जो लोग ये बात करते हैं कि धारा 370 खत्म, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, परसों कांग्रेस के एक साथी यहां बोल रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, अनडेमोक्रेटिक हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई। और धारा 370 के बाद बदलाव क्या है जम्मू कश्मीर में? उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदला? मुझे दिल्ली में पिछले साल जब हम पार्टी के कोर ग्रुप के मेंबर वहां बात कर रहे थे, हमारे बड़े सीनियर नेता हमें पूछ रहे थे कि क्या बदलाव आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 क्या बदला जम्मू कश्मीर में? तो मैंने उनको कहा था कि लोगों का माइंडसेट बदला है। जो लोग पाकिस्तान के हक में नारे लगाते थे, जो लोग आजादी के नारे लगाते थे, वो आज भारत माता की जय के नारे आज लगाते हैं। यह बदलाव जम्मू कश्मीर में। हमने यहाँ पिछले टेन्योर में हम लोग उस साइड बैठे हुए थे, एक ऑनरेबल बड़े सीनियर मेंबर एनसी के यहाँ पे पाकिस्तान के हक में यहाँ पे बीच में वेल में आके नारे लगाते, और जो लोग ये कहते थे कि धारा 370 जाएगी तो यहाँ तिरंगा को उठाने वाला, तिरंगे को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर घर घर तिरंगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लहराया। मैं बधाई दूंगा कि जो मोदी सरकार ने काम किया उसमें किसी से कोई भेदभाव, जब इसके साथ में अगर डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ जो बात कर रहे थे पिछले 5-7 सालों में, अभी एक मेंबर बता रहे थे, ऑनरेबल मेंबर बता रहे थे कि बड़ी ब्रह्मण्य में वहां सड़क बनी थी, तोड़ ली, वो 2 लेन थी, 4 लेन बन रही, 4 लेन थी, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, डोडा जैसी जगह में, कठुआ में, राजौरी में, कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, एम्स जम्मू में और कश्मीर में, IIT, अनेकों ऐसे काम, रिंग रोड, जितने भी आप डेवलपमेंट की हम बात करें जो हुए हैं, एक ड्रास्टिक चेंज जो 370 के बाद जो आई, जो 370 खत्म होने के बाद आई, वो आप खुद बता सकते हैं कि कश्मीर के अंदर मैं मंत्री भी कुछ देर के लिए रहा हूं, लेकिन निकलने से डरते थे पत्थरबाजी कहां से हो गई। आज पत्थरबाजी बंद है, आज वो कैलेंडर वहां पे बंद है, आज वहां पे वो जितनी स्ट्राइक्स होती थी सारी बंद है, आज ट्रांसपोर्ट बंद नहीं है, आज सब कुछ, कश्मीर के लोग खुश हैं, कश्मीर के लोग वहां पे जो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम हो, कारोबार हो, वहां पे कामकाज वहां चल रहा है। 370 के कारण मैं पूछना चाहूंगा यहाँ एनसी कांग्रेस के साथियों से, क्या कसूर था वाल्मीकि समाज का, गोरखा समाज का, जिन्हें यहाँ राइट्स नहीं थे? हमारे एसटी, मेरे इलाके में भी गुजर भाई रहते हैं, वहां पे आज 10 लोग यहाँ ऑनरेबल मेंबर होंगे यहाँ पे, जिनको पूरे देश में पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी। धारा 370 खत्म होने के बाद यहाँ जम्मू पॉलिटिकल रिजर्वेशन ये मोदी सरकार ने यहाँ पे दी, टूरिस्ट को भी बूस्ट हुआ। 73rd और 74th अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में लागू हुई, और डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जम्मू कश्मीर में फ्री फेयर इलेक्शन यहाँ पे हुए। इस 370 की आड़ में बड़े सारे सियासतदान, मैं अपने एरिया की बात करूंगा, अगर ये खत्म नहीं होता, यहाँ कुछ सियासतदान जो मिलिटेंसी की आड़ में, टेररिज्म की आड़ में बार-बार एमएलए बनते रहे। आज आप देखेंगे चंद्रभागा से सुनील शर्मा जी, शक्ति परिहार जी, शगुन जी, दलीप सिंह परिहार जी, हमारे भाई, एक बहुत बड़ी ज्यादती आपने की कि इनको यहाँ से शिफ्ट करके वहां पहुंचा दिया। महराज मलिक जैसे लोग भी आज डोडा से विधायक बने हैं। ये तब मुमकिन हुआ कि जब फ्री फेयर इलेक्शन वहां पे करवाए गए। यहाँ जो भेदभाव की बात कर रहे थे, मोदी सरकार में कोई किसी से भेदभाव नहीं हुआ पिछले 6 सालों में। 2014 से लेकर 24 तक की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात अलग हो, जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से जो लोगों को जो फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ, मजदूरों को फायदा हुआ। आज लोग कहते हैं राशन फ्री का, मकान फ्री के, और जिक्र हो रहा था परसों यहाँ पे कि नहीं IAY केस, कांग्रेस के टाइम पे IAY केस आते थे 2 या 1 केस पंचायत में, आज 301 पंचायत में IAY के फ्री में मकान, फ्री के मकान, आपको लोगों को फ्री के मकान, सर मैं नोट कर रहा हूं, अपना टाइम बात करूंगा। फ्री के मकान लोगों को दिए जा रहे हैं, कोई जात पात नहीं पूछी जा रही है, राशन फ्री का दिया जा रहा है, इलाज, प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत कार्ड है उस पर किसी की जात पात नहीं पूछी जाती है। जो मोदी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम आगे बढ़ेंगे, उस मूल मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और जिस भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और यहाँ एनसीपीडीपी के लोग कहते थे ये कच्ची छावनी की पार्टी है, ये 28 दिनों की पार्टी है, आज वोट शेयर के हिसाब से जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, आगे जो मैनिफेस्टो जो बना है, जो एनसी का जो मैनिफेस्टो, मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल सीएम साहब से कि उसको इंप्लीमेंट कराया जाएगा। लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, खासकर जो डेली वेजेस हमारे, डेली रेटेड वर्कर्स हमारे जो हैं, जिनको रेगुलेट करने की बात की है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू स्टेट के अंदर है, जो फ्री गैस सिलेंडर देने की बात की है, जो पावर 200 यूनिट फ्री देने की बात की है, और जो राशन डबल करने की बात है, मैंने मंत्री साहब से बात की थी, उन्होंने कहा बहुत जल्दी हम राशन यहाँ डबल करेंगे। मेरी आप सबसे निवेदन होगी, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन होगी कि, और एक जिक्र क्या है सर इसमें, आरएस स्पीकर सर, एक जिक्र हुआ है कि मोहल्ला क्लिनिक्स हम खोलेंगे। मेरी ये गुजारिश होगी कि मोहल्ला क्लिनिक्स दिल्ली में भी खुली थी, क्या हश्र हुआ है हम सब जानते हैं। हमें यहाँ चाहिए कि जो हेल्थ स्टाफ, हमारा मेडिकल स्टाफ जो काम है वो पूरा किया जाए, स्कूलों में जो टीचिंग स्टाफ जो काम है उसको पूरा करवाया जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, और अंत में सीएम साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि जो इन्होंने पहल की है कि जो प्री बजट डिस्कशन जो ऑनरेबल एमएलए को कॉन्फिडेंस में लेकर जो इन्होंने काम किया है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करूंगा। और निवेदन करूंगा, कुछ गुजारिश करूंगा कि जो आपने कहा है इसमें कि हमने पंचायती चुनाव टाइम से करवाने हैं, मेरी गुजारिश होगी कि पंचायती चुनाव करवाने से पहले डिलिमिटेशन ऑफ पंचायत की हो। बहुत ज्यादा है कुछ इलाकों के साथ, 2-2 हजार वोटर एक पंचायत का, कहीं पे 600 है, कहीं 700 है, डिलिमिटेशन पंचायत की हो। वो अंत में पीएमजीएसवाई का 4th फेज, ये मोदी की देन है, इसमें 3 साल का ये प्रोग्राम है। मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि हमारे एसवाई डोडा को जो प्रायोरिटी दी जाए, हिली एरिया है, बहुत सारे अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं, वो खासकर मेरी कांस्टिट्यूंसी सबसे फर्क मुझे इस बार रामबन का कुछ एरिया मेरी कांस्टिट्यूंसी में जुड़ा है, देसा हो, भागवा हो, खलैनी हो, मरमत हो, असर का इलाका हो, हमारा जो भी एरिया अनकनेक्टेड हैबिटेशन है उनको करेक्ट किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एलओपी साहब का धन्यवाद कि मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और मुझे लगता है कि इस हाउस की जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं हम डिपार्टमेंट को डिफेंड करने में, और डिपार्टमेंट को गलत जो डिसीजन है, अब हम ये स्कोर सेटल नहीं करें कब हुआ। वी आर द लॉ मेकर्स,
अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने या टेक्नोक्रेट ने एसी रूम में बैठ के ये कानून बनाए हैं तो क्या इस हाउस की डोमेन नहीं है, हम उसको रिविजन नहीं कर सकते? व्हाट इज दिस? कल भी मैंने कहा था द गवर्नमेंट ऑफिसर एंड द ऑफिशियल दे आर नॉट द गवर्नमेंट, वी आर द गवर्नमेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट। मैं ये कह रहा हूं सीएलयू जो बनाया है, वो 2022 में बनाया। अब ब्यूरोक्रेट को क्या तकलीफ है हमारे लोगों के साथ? We are the elected representative. We are accountable to the people, and the government officer, they are accountable to us. This is the domain of this house. मैं कल भी बोल रहा हूं, मैं ऑनरेबल इंचार्ज रेवेन्यू मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इसको इमीडिएटली रिविजिट किया जाए, इस आर्डर को, लोगों को एक साया ऑफ रिलीफ दी जाए। ये जो रहा है सिस्टम यहाँ 7 साल में, बहुत कुछ हुआ है। हम एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल नहीं करें, रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करें उन लोगों की। यहां तक जेडीए की बात आई है, इंचार्ज मिनिस्टर यहां पे है, और ये कोर रिलेटेड है इशू, ये कोर रिलेटेड है। जेडीए ने एक मास्टर प्लान बनाया और अखनूर तक ले गए। क्या फैसिलिटी आप वहां प्रोवाइड कर रहे हैं? जो भी कवानीन बनते हैं वो वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए बनते हैं। ये इस किस्म की जो काम हुए हैं उसको सरकार को रिविजिट करना पड़ेगा, सीएलयू को भी रिविजिट करें और मास्टर प्लान को। और एक बात और ऐड करूंगा, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एक गैर मुमकिन खत है, ये गैर मुमकिन खत है और पूरा जम्मू गैर मुमकिन खत में बसा है। उसका एक आर्डर आज से 4 महीने 5 महीने पहले हुआ है, अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। श्यामलाल जी, गैर मुमकिन खत पर एक सवाल अलग है, वो जब आएगा तो उसको बात करेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब वहां से जब सवाल आएगा तो